नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनटीपीसी और ग्रुप डी के जीएस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 2016 के एग्ज़ाम में एनटीपीसी में आए हुए हैं, चाहे वो साइंस के क्वेश्चंस हों या फिर कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ स्टैटिक जीके से रिलेटेड, मिसलेनियस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच कंट्रीज इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 जनवरी। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है भाई। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, सारे ऑप्शंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन आपका है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन आपका है भाई म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया, चौथा ऑप्शन आपके पास है इंडोनेशिया। ठीक है भाई, इंडोनेशिया। ये है 4 ऑप्शन। कह रहा है किसका स्वतंत्रता दिवस किस देश का 4 जनवरी को सेलिब्रेट होता है? तो भाई पाकिस्तान की हमें पता है, पाकिस्तान इंडिया का 15 अगस्त है, तो एक दिन पहले सेलिब्रेट करता है 14 अगस्त में। म्यांमार का क्या है, मलेशिया क्या है, इंडोनेशिया का क्या है, हम सबको डिस्कस करेंगे। अगर हम म्यांमार की बात करें तो इसका है 4 जनवरी, 4 जनवरी, और यही क्या होगा, आंसर होगा। 4 जनवरी को म्यांमार, जिसको बर्मा कहते थे, हम लोग क्या करते हैं, उसका स्वतंत्रता दिवस म्यांमार का 4 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। अब अगर बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया का मेरे भाई 31 अगस्त को क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है स्वतंत्रता दिवस। इस दिन ये आज़ाद हुआ था। इंडोनेशिया की अगर बात करें, इंडोनेशिया का कब मनाया जाता है, तो भाई 17 अगस्त को सेलिब्रेट होता है स्वतंत्रता दिवस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होने चाहिए। इनके प्रेसिडेंट के भी नाम याद होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, इनकी कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी में कुछ भी पूछ सकता है। इनके इस देश में जो जो फेमस हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है भाई, तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्या पता एनटीपीसी में क्या पूछ ले, आजकल हम बता नहीं सकते क्या क्वेश्चन पूछ लेता है। इंडिया का छोड़ो, पड़ोसी देश का पूछ लेता है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। सारे ऑप्शन मैंने बता दिए इस टाइप में। जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से इसको नोट करिए भाई। अब देखो, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन इनलाइटमेंट? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला है बोध गया, बोध गया, BODH ना, बोध गया। दूसरा है अमरनाथ, अमरनाथ। तीसरा ऑप्शन है क्या है भाई, कुशीनगर, कुशीनगर। चौथा ऑप्शन आपके पास है लुम्बिनी। तो भाई सबसे पहला क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो देखो, पहले इसको गया कहा जाता था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसको क्या कहा जाने का, बोध गया। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर इज द राइट आंसर, क्योंकि यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं से ये गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, बुद्ध कहलाए। अमरनाथ, अमरनाथ सबको पता है, अमरनाथ की यात्रा होती है। यहाँ पर बर्फानी बाबा, एक सीजन आता है जहाँ पे बर्फ का एक ढेर सारा, हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है अमरनाथ की यात्रा से, आप सबको पता है। कुशीनगर और लुम्बिनी, लुम्बिनी में देखो भाई गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस है ये। क्या है, बर्थ प्लेस। यहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और लास्ट में कुशीनगर में आके इनकी मृत्यु हुई, डेथ यहाँ पे कुशीनगर में। तो ये सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। अमरनाथ, अमरनाथ की यात्रा सबको पता है ना भाई। यहाँ पे बर्फानी बाबा महादेव जी का शिवलिंग बनता है बर्फ का, बर्फ से हर सीजन बनता है, हर सीजन यहाँ पे यात्रा होती है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, किस वर्ष उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भाई इसका सबसे अच्छा देखते हैं किसका आंसर आता है भाई, ठीक है ना, जल्दी से इसको आंसर करिए भाई। नोबेल पुरस्कार से रविन्द्रनाथ टैगोर को कब सम्मानित किया गया, तो उसका आंसर होगा 1913 में। कब? 1913 में। 1913 में किसके लिए, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है गीतांजलि लिखा था। इसी पर इन्हें क्या मिला गया, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इस पर एक पोयम भी थी जो कि हमारा राष्ट्रीय गान बना, जन गण मन अधिनायक, उसको किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और इसी पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913 ईस्वी में गीतांजलि उपन्यास लिखने पर। ठीक है भाई, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा 1913 ईस्वी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन। टारगेट तो मैं एनटीपीसी को कर रहा हूँ, ग्रुप डी को, रेलवे को कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी हर जगह पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई, कह रहा है इन विच स्टेट आर द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा लोकेटेड। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा मणिपुर, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। और अजंता की जो गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहां पे स्थित है, औरंगाबाद में। कौन, अजंता एंड एलोरा। अजंता तो ये दोनों कहां पे हैं, महाराष्ट्र में, एलोरा। अगर हम बात करें, देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अजंता की गुफा किसने बनाया था। अजंता जिसे हम नहीं जानते, अर्थात कौन, गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश वालों ने बनाया था, गुप्त वंश। एलोरा में देखो लास्ट में रा आता है, मतलब इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था राष्ट्रकूटों ने। इस टाइप में आप याद रख सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक फैक्ट आपको याद होने चाहिए। मैं तो कहता हूं पूरी लूसेंट याद कर डालो। लूसेंट जो है ना, उसको वन लाइनर जो है उसको याद कर डालो, फिर लूसेंट की ऑब्जेक्टिव लो या प्रीवियस ईयर पेपर लो, उसको आप क्या करो, सॉल्व करो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आया था। एलोरा की गुफा किसने बनाया था, राष्ट्रकूटों ने बनाया था। अजंता की गुफा, अजंता मतलब जो हमें नहीं पता, कौन नहीं पता, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड वाले लोग, हमें नहीं पता है। ये कहां पे है, महाराष्ट्र में है। अब जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये आता है कि खजुराहो का मंदिर कहां पर स्थित है। तो यहां पे एक मंदिर है, खजुराहो का मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते चल रहा हूं। मध्य प्रदेश में क्या है, खजुराहो का मंदिर है। और मणिपुर और उत्तर प्रदेश में तो कई मंदिर है भाई, ठीक है ना, देख लेना इसको मैं मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया स्क्रीन पर। क्या है भाई, ये साइंस का है और काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल से भी। कह रहा है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि, आवर्तकाल, टाइम पीरियड क्या होता है। ऑप्शन पहला है आधी हो जाती है, समान, दुगनी, 3 गुनी। कह रहा है कि जब क्या करते हैं, लेंथ को हम लोग डबल कर देते हैं। लेंथ किसकी, लेंथ, लोलक। लेंथ को अगर आप डबल करोगे, डबल, इसको समझना भाई, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड टी में क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला एक फार्मूला है लोलक की आवर्तकाल फाइंड करने के लिए, टी बराबर 2 पाई √L/G। सबको पता है, सबने पढ़ा होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब पढ़ाऊंगा, अभी शायद 1-2 दिन बाद मैं एक क्लास लूँ साइंस का,
थ्योरी से रिलेटेड, वहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, वहाँ पे वेव पढ़ाऊंगा आपको, वेव कितने टाइप की होती हैं, सिंपल हार्मोनिक पोर्शन क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, प्रत्यानयन बल, इसकी डेफिनेशन आई है एग्जाम में, वहाँ पे हम लोग इसको डेराइव कराएंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि देखो t बराबर 2π√L/g, इसका मतलब ये है 2π कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, अगर हम अर्थ पे हैं तो g कांस्टेंट है 9.8, 2π भी कांस्टेंट है। इट मींस जो आवर्तकाल होता है वो लोलक की लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यहां से एक फार्मूला आ जाएगा T1/T2 बराबर √L1/L2 आ जाएगा कि नहीं भाई। इसका मतलब पहले मान लो लंबाई L थी, अब लंबाई कितनी हो गई 2L हो गई, तो देख लो T1/T2 बराबर क्या होगा भाई, सॉरी 4 गुनी हो गई ना, 4 गुनी हो गई, 4 टाइम्स 4 गुनी, अब 4L हो गई, तो ये क्या होगा L/4L, ये कैंसिल हो गया। T1/T2 बराबर क्या होगा भाई 1/2, मतलब T2 बराबर हो जाएगा 2T1। इसका मतलब आवर्तकाल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप ऐसे भी देखते, यहाँ पे अगर 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब टाइम डबल हो जाएगा। 9 गुना होता तो 3 गुना होता। इस टाइप में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आ गया स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है कॉस्टिक सोडा, चौथा है साइट्रिक एसिड। क्या होगा आंसर, काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर पता भी हो सकता है आपको। आंसर होगा नमक। नमक, सॉल्ट, नमक मिलाने से क्या होता है भाई, बात को समझना। बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग नमक का यूज क्यों करते हैं। जैसे देखो बर्फ कब बनता है, आइस कब बनता है, वाटर से आइस कब बनता है, बर्फ कब बनता है, जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब बर्फ का टेम्परेचर, बर्फ का जो हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर वाटर सॉलिड स्टेट में है, मतलब बर्फ है तो इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम क्या करते हैं इसमें, जब हम इसमें क्या मिलाते हैं भाई, क्या मिलाते हैं, जब हम इसमें सॉल्ट मिला देते हैं, सॉल्ट मिलाते हैं तो होता क्या है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट इज लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, कम होता है। इसीलिए क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है मेरे भाई, इसीलिए बर्फ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से कम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इस बर्फ जो है वो उस टाइम 0 डिग्री टेम्परेचर पर होगी, इसीलिए वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए ये पिघलना स्टार्ट होगी। बात समझना, बर्फ के ऊपर नमक डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और जिस टाइम आप बर्फ पे नमक डालोगे उस टाइम उसका जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, इसकी वजह से बर्फ क्या होता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है भाई, पिघलना स्टार्ट कर देता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले सवाल पे। ये इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आया है, देख लो किस डेट पे आया है, डेट भी मैंने मेंशन की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी घटी। भोपाल गैस ट्रेटी जो है वो कब घटित हुआ भाई, देख लो 2 से 3 दिसंबर 1984 में, 2 या फिर 3 ना, या 2-3 दिसंबर को 1984 में भोपाल में
भोपाल गैस ट्रेजेडी घटना हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना हुई कब हुई भाई? 2 से 3 दिसंबर के बीच में हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ? 3487 लोग, अप्रॉक्स में 3400 मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना भाई? 3400 लोग अप्रॉक्स 3400 लोग मर गए, डेथ हो गए। क्यों? क्योंकि ड्यू टू जहरीली गैस, जहरीली गैस। और भाई इस गैस का क्या नाम था? ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि नहीं है। CFC ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म। CFC पहले क्या कहाँ पे यूज होता था? फ्रिज और AC पर यूज होता था, लेकिन ओजोन लेयर पर छिद्र होने के कारण इसका यूज नहीं करते। AC और फ्रिज में किसका करते हैं? अमोनिया में करते हैं, अमोनिया का यूज करते हैं, ये मैंने बताया था। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है ना भाई? नेक्स्ट है मेथिल आइसोसाइनाइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है अमोनिया। आंसर आपका होगा मेथिल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है भाई, मेथिल आइसोसाइनाइड। ये होगा क्या? भोपाल गैस ट्रेजेडी में मेथिल आइसोसाइनाइड का यूज हुआ था। ये लीक हो गई थी गैस, जिसके कारण वहाँ के वर्कर जो थे वो अप्रॉक्स 3400 लोग मर गए थे। और भाई इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H3N2। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेथिल आइसोसाइनाइड का जो फार्मूला होता है वो C2H3N2 होता है, ठीक है भाई? सॉरी, N होता है ना, N होता है, C2H3N होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। क्या है? कह रहा है कि स्पेस दिया है, खाली स्थान, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहले या पहली भारतीय थे या थी? पहला है कल्पना चावला, दूसरा है राकेश शर्मा, तीसरा है भाई सुनीता विलियम, चौथा है रवीश मल्होत्रा। इंडियन का पूछ रहा है, फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन। आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा राकेश शर्मा। इसका आंसर होगा राकेश शर्मा, ठीक है भाई? राकेश शर्मा क्या थे? राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। कौन? पहले भारतीय थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से देखो एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये किस विमान से गए थे। तो देखते हैं भाई कौन आंसर करता है कि राकेश शर्मा जो थे वो किस विमान से गए थे। और देखो अगर हम बात करें, बात को समझना, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर जाने वाले राकेश शर्मा थे। कब गए थे? अगर हम बात करें कब गए थे ये गए थे कब? ये गए 2 अप्रैल 1984 में। कब गए भाई? 2 अप्रैल 1984 में गए। और जिस स्पेस से गए उस स्पेस का नाम क्या है? स्पेस का क्या नाम है भाई? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आया है, एनटीपीसी में ही आया है 2016 में। वो मैंने क्वेश्चन लिया नहीं, क्योंकि यहीं पे मैं आंसर बता दे रहा हूं। राकेश शर्मा किस स्पेस से गए, किस विमान से गए? तो उसका आंसर होगा सोयूज T11। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। सोयूज T11 से गए, इनके स्पेस का नाम था। और कितने दिन रहे अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टे किया 8 दिन। 8 दिन तक वहां पे थे। कौन? राकेश शर्मा पहले ऐसे भारतीय थे जो अंतरिक्ष पर पहली बार गए। कब गए? इनका मिशन कब स्टार्ट हुआ? 2 अप्रैल 1984 में स्टार्ट हुआ। और स्पेस का क्या नाम था? इनके विमान का क्या नाम था? सोयूज T11 था। काफी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी दिया। इन्होंने स्टे कितने दिन किया वहां पे? ये 8 दिन तक रहे। ठीक है भाई, 8 दिन तक वहां पर ये रहे।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर हम पढ़ें, कह रहा है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। काफी इंपॉर्टेंट है, इन्वेंशन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां पे जितने भी इन्वेंशन वाले क्वेश्चंस मैं पुटअप करूंगा सबके सब आपको याद होने चाहिए, सबके सब याद होने चाहिए। जैसे फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया, और पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया, जितने भी इन्वेंशन है इंपॉर्टेंट, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, राइट ब्रदर कौन, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, जितने भी इन्वेंशन है सब आपको याद होने चाहिए। कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसको हम कहते हैं स्टैटिक जीके। तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमसे पूछा गया फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। पहला है विलियम हंट, दूसरा है रॉबर्ट एच गोदार्ड, तीसरा है हेनरी ओगले, चौथा है सैमुअल कोल्ट। तो आंसर क्या होगा? सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट, सैमुअल कोल्ट आपका क्या होगा भाई? आंसर होगा। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने खोज किया था फाउंटेन पेन का खोज किया था। किसकी खोज? सैमुअल कोल्ट ने खोज किया था। किसकी? फाउंटेन पेन की खोज की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑयल ऑफ विट्रॉयल इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑयल ऑफ विट्रॉयल निम्नलिखित में से किस का साधारण नाम है? किसका साधारण नाम है? ऑप्शन आपके पास है नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देखते हैं कौन आंसर करता है। जल्दी से आंसर करिए भाई, जल्दी से आंसर करना है। ऑयल ऑफ विट्रॉयल ना इंपॉर्टेंट है। ये किसका नाम है? H2SO4 का। किसका भाई? कॉमन नेम है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 कहते हैं, नाइट्रिक एसिड का नहीं है ना। ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसका नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं नाइट्रिक एसिड नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर। परमाणु भट्टी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? किसके रूप में? मंदक के रूप में। मंदक क्या होता है हम ये देखते हैं। परमाणु भट्टी क्या होती है? परमाणु भट्टी वो है जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया को प्रोसेस करती है, ठीक है भाई। उनको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक रिएक्टर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप सबको पता है नाभिकीय विखंडन की क्रिया क्या है। वहां पे न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं। न्यूट्रॉनों की बमबारी जब की जाती है किसके साथ? रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ, तो काफी ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। तो अब क्या होता है, कभी कभी न्यूट्रॉनों की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जिन एलिमेंट का यूज करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मॉडरेटर कहते हैं। मॉडरेटर की हिंदी होगी मंदक। तो क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए क्या करते हैं? कुछ एलिमेंट का यूज करते हैं। जैसे यहां पे ऑप्शन है सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, बोरान। आंसर होगा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका यूज करते हैं मेरे भाई? ग्रेफाइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 3 एलिमेंट का यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं। चाहे आप ग्रेफाइट का यूज करिए या फिर भारी जल, हार्ड वाटर, D2O ना, भारी जल का यूज करिए। अब ऑप्शन आपको चाहे ग्रेफाइट दे सकता है या ग्रेफाइट की जगह पे आपको भारी जल दे सकता है, या तो आपको ऑप्शन में दे देगा बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड BeO2, बेरिलियम ऑक्साइड। ये क्या होंगे? यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में यूज किए जाते हैं।
कोई एक यूज करते हैं भाई, ठीक है ना, तीनों नहीं करते, कोई एक यूज करते हैं, या तो ये या तो ये या तो ये, और करके लिख लेना। डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसी भट्टी है, कैसा रिएक्टर है। न्यूट्रॉन की स्पीड ज़्यादा कंट्रोल करनी होती है तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं। भारी जल भी यूज कर सकते हो, बेरिलियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया स्क्रीन पर। क्या है भाई? कह रहा है कि चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड विथ, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पहला है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तीसरा है एयर कंजर्वेशन, चौथा है वाटर कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब वन्य जीव संरक्षण, दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगलों का संरक्षण, तीसरा है आपका एयर कंजर्वेशन, वायु संरक्षण, चौथा है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन का मतलब जल संरक्षण। जो चिपको मूवमेंट है, बात को समझना, चिपको आंदोलन भी कहते हैं इसको, चिपको मूवमेंट ना, हाँ, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट की अगर हम बात करें, बात को समझिएगा आप लोग, चिपको मूवमेंट की अगर हम बात करें, क्या है चिपको मूवमेंट, क्यों किया गया? जो चिपको मूवमेंट है भाई, ये क्या है? ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब क्या है? इंदिरा जी की सरकार में क्या हुआ था, बात को समझिएगा, पेड़ को काटे जा रहे थे, वन को काटे जा रहे थे, तो इसके लिए लोग क्या किए, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बेसिकली वहां के एरिया में ये स्टार्ट हुआ था। जब पेड़ काटे जा रहे थे तो लोग क्या किए, इकट्ठा हुए और पेड़ों को पकड़कर चिपक गए। 4-5 लोग आए, पेड़ों को पकड़कर चिपक जा रहे थे कि हम काटने नहीं देंगे। और इसको लीड कौन कर रहा था? आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लीडर थी इसकी, ये इंपॉर्टेंट है। सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया, इसको लीड किया। इसमें क्या हुआ, पेड़ों को बचाया जा रहा था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए वनों को बचाया जा रहा था, क्योंकि वहां पे वनों को काटकर वहां पे इंडस्ट्री लगाई जा रही थी। तो लोगों ने क्या किया, पेड़ों पर चिपक कर उसको बचाने के लिए कहा कि आप पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ के साथ साथ हमें भी काटिए। इसको लीड किसने किया? इसको लीड किया सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है भाई, लीड किया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।